जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी भी जबरदस्त कर रहे होंगे। इस एग्जाम की तैयारी को और जबरदस्त बनाने के लिए आपका भाई आप सभी के लिए टारगेट 100 का 5वां लेक्चर लेकर आया है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 3 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और सभी जरूरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। तो आपको बताना ये जो हमें मानक समीकरण जो दिए गए हैं इनका कोई मतलब कोई ये जो दोनों रेखाएं दी इनका कोई हल नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रतिबंध चुनना होगा। तो मैं बता दूं, देखिए दो रैखिक समीकरण में 3 प्रकार की बनती है रेखाएं। तो जब क्या होता है, जब रेखा ऐसे गई हो और दूसरी रेखा इस रेखा को काट रही हो, ठीक है ना, तो किसी बिंदु पे काट रही है मतलब इसका कोई एक हल निकलता है। तब रेखाओं का मतलब कि कोई एक हल निकलता है तो वहां पे क्या होता है, ये ऑप्शन सही होता है। तो जो दोनों रेखाओं का हमें समीकरण मिलता है, उन रेखाओं के चरों के संगत गुणांकों का अनुपात जब क्या होता है, बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है, आपस में परिच्छेदी रेखा हो जाती है। और हमें बताना है कि कोई हल नहीं होता है। तो पहला कंडीशन हमारा ए हो गया कि हमारा एक रेखा इस तरह से गया और दूसरी रेखा इस तरह से गया, एक पॉइंट किसी निश्चित पॉइंट पे काटता है तो इसका जो गुणांक होता है, जैसे कि a1 अपान a2 हो गया, इसका गुणांक हो गया नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है ना। तो इस कंडीशन पे रेखा परिच्छेदी होती है, एक दूसरे को काटती है, ठीक है ना। और जब देखिए हमें इस कंडीशन को हम देख लेते हैं, यहां पर क्या है, कोई हल नहीं के लिए दिया गया है। यहां पर हम देखते हैं जब इनका जो गुणांक है, जो दोनों रेखाओं के समीकरण का जो गुणांक है उनका अनुपात हमें यहां पर दिया गया है। तो जब सभी गुणांक के अनुपात जो होते हैं बराबर होते हैं तो रेखाएं देखिए क्या होती हैं, एक रेखा ऐसे गया है, इसी पे दूसरी रेखा लेट कर चली जाती है, तो ये रेखा क्या कहलाती है, समपाती कहलाती है। तो यहां पर अनंत हल हो जाते हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं, क्योंकि हर बिंदु पे दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो इस पे हल बहुत सारे हो जाएंगे, इसे बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, और रेखा समपाती हो गई, ठीक है ना। और जब दो रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर चली जाती हैं, तो यहां पर देखिए जब रेखा टच ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये रेखा क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए ये समीकरण सही होता है, ये जो लिखा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसको हम हटा दें भाई, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही, नन ऑफ दीज नहीं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो रेखाओं का कोई हल नहीं होता, ठीक है ना। तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये रेखाएं कहीं काट नहीं रही है, तो कहीं पे बिंदु सेटिस्फाइड करेगा नहीं। और एक चीज यहां पर ध्यान देंगे, ये असंगत होती है, ये दोनों क्या होते हैं, संगत होते हैं। ये जो जिस रेखा का समीकरण, मतलब दो रेखाओं के समीकरण का जब कोई हल नहीं होता है तो वे असंगत समीकरण होते हैं, और जब उनका कोई हल निकलता है तो उन्हें संगत कहते हैं, ठीक है ना। तो हम आते हैं अगले पर। ये देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्लियर है। दूसरे को देखते हैं, समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस 2 का एक हल होगा। हमें दो समीकरण दे दिया है, बोला है इसका हल होगा। तो आप यहां पर एक चीज देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है, x में से कुछ घटाया गया 2 बच गया, और x में से कुछ जोड़ा गया तब भी 2 है। तो क्या होता है, ऐसी कौन सी संख्या भाई जोड़ने पे, ऐसी संख्या, ऐसी क्या चीज है जिसको जोड़ दें और घटा दें तब भी संख्या परिवर्तित ना हो, तो वो 0 होती है। तो यहीं से हमें दिख रहा है कि y का मान 0 है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हमारे पास समीकरण क्या है, एक x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया है। तो दोनों को आप जोड़ लेंगे तो देखिए 2x हो जाएगा, इधर y प्लस में एक y माइनस में, तो यहां से y कैंसिल हो गया, इधर हो गया 4। तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, और x का वैल्यू समीकरण इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू क्या आ गया 0। क्लियर हुआ। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर हुआ।
अब हम देखते हैं, ये देखिए तीसरा सवाल क्या है, दिया है समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 2 का कौन सा एक हल हो सकता है। ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं सोचना है, एक समीकरण दिया है तो तुरंत आपको ऑप्शन से चेक करना, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम देखिए एक एक ऑप्शन को रखेंगे, अगर संतुष्ट कर जाता है दोनों पक्ष तो समझिए कि हमारा आंसर वो सही हो जाएगा। तो हम लेते हैं क्या, x माइनस 2y है दिया है हमें, बराबर 2 दिया है। तो यहां पर अगर इसका वैल्यू हम रख देते हैं, x और y का वैल्यू अगर 2 के बराबर आ जाता है मतलब कि सही है, ठीक है ना। तो यहां पे हम 6 रख देते हैं, माइनस में 2 और y का वैल्यू क्या दिया है 2 इक्वल टू 2 पहले से दिया है, ठीक। तो यहां पे क्या हो गया 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, इधर घटाएंगे तो इधर भी 2 इक्वल टू 2, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो गया। तो हम दूसरे को क्यों चेक करें। हालांकि ये जो हमारा क्लास है इसको 9 तारीख को ही होना था, लेकिन दोस्तों क्या संसाधनों की कमी और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये क्लास थोड़ा स्थगित हो गया उस दिन और आज चल रहा है। लेकिन कोई नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपका सिलेबस टारगेट 100 के अंतर्गत पूर्ण रूप से खत्म करेंगे, आप निश्चिंत रहे। बस जरूरत क्या है दोस्तों कि आप मेरा मतलब कि सपोर्ट किस तरह से करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए और ज्यादा लोगों को पास जिससे पता चले, और मैं उससे प्रोत्साहित होऊंगा कि और ही अच्छे से अच्छा आपके सामने क्लास लेकर आता रहूंगा। तो चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y इक्वल टू 2 तथा a dx प्लस ay इक्वल टू 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अभी हमने आपको बताया कि क्या होते हैं, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। इस बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। इसको हम अभी देखते हैं कैसे लगेगा। ये दे दिया गया हमें, तो हमारे पास समीकरण क्या हो गए, समीकरण क्या है देखिए, ax प्लस 2y इक्वल टू 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और हमारा समीकरण 2 क्या किसे बना देंगे, देखिए 8x दिया है ay इक्वल टू 4, इसको हम कर देते हैं 8x प्लस ay माइनस में 4 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। समीकरण लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को मानक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर सेम इसी तरह आप बोर्ड में लिख के आएंगे, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप बिल्कुल लिख कर आएंगे अगर इस क्लास को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे जब तुलना करेंगे, देखिए तुलना में क्या होता है, यहां पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। मैं बोला इससे मानक समीकरण होते हैं, ठीक है ना। इस मानक समीकरण से इस समीकरण की तुलना करना है, दोनों समीकरणों का। तो पहले से इसका तुलना करते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या है, यहां पर a1 इक्वल टू x का गुणांक देख रहे हैं, तो यहां पे क्या दे दिया a। अब b1 के लिए देखते हैं, b1 y का गुणांक यहां पर क्या दिया है 2, तो b1 इक्वल टू क्या आ गया 2। अब देखिए c1 के स्थान पे क्या आ गया है, माइनस में 2, c1 के स्थान पे माइनस में 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम a2 के लिए देखते हैं, यहां पर देखिए यहां पे आ जाते हैं। a2 के लिए x का गुणांक क्या है, यहां पर 8 है, 8 लिख लिए। और b2 यहां पे y का गुणांक, यहां पे देखिए y का गुणांक क्या आ गया, a आ गया। यहां पे c2 के लिए देखते हैं, यहां पे c2 इससे तुलना कर रहे हैं ना, तो यहां पे क्या दे दिया, माइनस में 4। क्लियर हुआ, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो हमें पता है अपरिमित, जब समीकरण के अपरिमित हल है इसलिए, तो क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, ठीक है ना।
क्या कर देंगे, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसको लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस मान रख देना, आंसर आपके सामने क्या करेगा, उछलने लगेगा। तो A2 देखिए, A1 क्या है, A1 हमारा A दिया है, A लिख लेते हैं, ठीक। A1 क्या दे दिया, A दे दिया। A2 क्या दे दिया, 8 दे दिया। जिस बच्चे को क्लासेस खोजने में परेशानी हो रही हो कि ये 5वां लेक्चर है, बाकी और पीछे वाले किधर हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे लेक्चर सीरियल वाइज मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से रख लिए। अब B1 क्या है हमारा, देखिए B1 के स्थान पे हमारा दिया है 2। अब B2 क्या है, यहां पर दे दिया A। अब C1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, C1 क्या दे दिया, C1 देखेंगे यहां पे माइनस में 2 दे दिया, और C2 क्या दे दिया, माइनस में 4 दे दिया। देखिए यहां पे क्लियर हुआ ना। अब सभी एक दूसरे के बराबर है, ये अनुपात क्या है, बराबर है। यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे 2 अपान A हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इसको आप A भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, काट दिए इसको, ये हमारे अनुपात हो गए, ठीक है ना। तो आप जब ये सभी बराबर हैं तो आप इन दोनों को भी लेकर हल कर सकते हैं। ये हमारा पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। 1 2 को लेकर भी हल कर सकते हैं, 1 3 को भी लेकर हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए A का गुणा हो जाएगा, इसलिए इसको ले ले, आसानी से हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, A अपान 8 इज इक्वल टू 1 अपान 2। क्लियर हुआ। अब यहां से तिर्यक गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे A हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8, ठीक। और यहां से आप क्या निकाल लेंगे, A इज इक्वल टू 8 अपान 2 आ जाएगा 4। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो ये वही वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल देने लग जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे आपस में, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ, हमारा मान A का मान क्या आ गया, A आ गया, 4 आ गया। अगर 4 को इसमें रखेंगे तो ये जो आएगा अनुपात सभी का आपस में बराबर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन लग जाता है, और इसी तरह सेम आपको बोर्ड में लिख के आना है और पूरा नंबर लेके आना है। तो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए जो इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या है, ये हमें 2 समीकरण दे दिए, कह रहा है कि के का मान बताना है आपको कि किस मान के लिए इनका क्या कंडीशन क्या दे दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यही के का मान, उसी से हमें निकालना है। तो सेम उसी तरह करेंगे। दिया क्या है, हमें समीकरण दे दिया है, तो ले लेते हैं के एक्स प्लस 3y। इसको हमें थोड़ा सा व्यवस्थित करना होता है, ठीक है ना। तो इस पूरे को इधर ले आइए, माइनस लगा के के माइनस 3 इधर करके बना दीजिए 0, ठीक। और यहां से ये हमारा समीकरण 1 हो जाता है, और यहां पर देखिए 12x प्लस के वाई, और के को इधर लाएंगे माइनस में, इतना करके 0 बन गया। यहां पे देखिए दोनों माइनस माइनस में हो रहे हैं, जो सी बन रहा है, जो सी बनता है दोनों माइनस में आते हैं, तो वहां पे प्लस में हो जाता है, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, दिए गए, इसको समीकरण 2 है हमारा, ये मानेंगे नहीं फिर भी चलेगा, ठीक। तो लिखेंगे क्या, दिए गए समीकरणों की तुलना मानक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, तथा लिख देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इक्वल टू 0 हो गया। इनसे तुलना करने पर हो गया ना, दिए गए समीकरणों की तुलना मानक समीकरणों इतना इतना से करने पर, ठीक। क्या लिख देते हैं, करने पर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सेम इसी तरह सॉल्व करना है, पूरा नंबर लेके आना है, ठीक। तो बस मैंने जैसे आपको बताना कि पहले समीकरण में देखिए a1 के स्थान पे क्या दे दिया है, k। तो a1 क्या हो गया हमारा, k हो गया। b1 देखिए क्या है, b1 यहां पे दे दिया 3, और c1 क्या दे दिया है,
यहाँ पे देखिए C1 की तुलना जब इससे करेंगे तो माइनस में क्या आ गया, K-3 आ गया। ठीक, A2 को देखेंगे, यहां से देखिए तुलना कीजिए x के गुणांक में, A2 क्या दे दिया है 12 हो गया, और यहां पे देखिए y के गुणांक में क्या दे दिया है, k दे दिया है। B2 क्या हो गया हमारा, k हो गया, और C2 क्या हो जाएगा, यहां से देख रहे हैं C2 क्या दिया है माइनस में k। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, ठीक है ना, लिख रहे हैं हम अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से हल के लिए क्या लिख सकते हैं, सेम कंडीशन दिया है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। क्लियर हुआ, C1/C2। बस आपको इसका वैल्यू रख के बस k का मान निकाल लेना, सवाल खल्लास हो गया, इतना समझते ही। ठीक है, तो रख लीजिए बस, A1 का वैल्यू क्या दे दिया है k, तो k, A2 का वैल्यू क्या दे दिया है 12 इक्वल टू B1 का वैल्यू क्या दे दिया है 3। चीजें समझ में आ रही हो ना, अगर समझ में आ रही हो तो मुझे बताने के लिए कि समझ में आ रही है आप कमेंट में जय हिंद लिखिए और अपने भावनाओं को हमारे साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मैं समझ पाऊं आप क्या चाहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो गया, बट्टे में फिर क्या कर देंगे k, B2 क्या दे दिया है k दे दिया है, फिर यहां पे देखेंगे C1 क्या दे दिया है, C1 दिया है माइनस में, फिर कोष्टक लगा के इस तरह से हमें लिख दिया गया है, और यहाँ पे C2 क्या है माइनस में k। ठीक, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, इन दोनों को हटा दें, यहीं पे चलेगा ना, आप बिल्कुल समझदार हैं, इतना तो कर सकते हैं। अब हम इधर कर लेते हैं, इतना करने के बाद तो आप किससे करेंगे, ये देखिए माइनस को हटा दिया, दोनों माइनस माइनस थे, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए इन दोनों को भी लेकर कर सकते हैं, इनको भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये जो हम इसको हमारा क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो क्या लिखते हैं पहले और दूसरे से, समझ पा रहे हैं ना, एकदम क्लियर कर रहा हूं बाबू, बस ध्यान से देखते रहिएगा, कोई चीज नहीं बचेगा। इन दोनों को ले लिए तो क्या हो जाएगा, k/12 इक्वल टू क्या दिया है 3/k, इतना हो गया। अब यहां पे देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा k², और इसका उधर गुणा हो जाएगा 36, 12 कितना होता है 36। तो जब वर्गमूल लेंगे दोनों साइड तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा +-6। क्या किसी को डाउट है कि प्लस माइनस क्यों आया, अगर है तो अभी क्लियर कर देता हूं। ठीक, यहां पे देखिए k² बराबर क्या था 36 था, तो k², इसको इधर लेके आ गए तो क्या हो गया 36 इक्वल टू 0, और यहां से देखिए जब k² हो गया, इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या a प्लस b और a माइनस बी का नहीं बन रहा है क्या, a² - b² का सूत्र नहीं बन रहा है, क्या होता है a² - b² के रूप में दिख रहा है, तो आप कर देंगे k+6, एक कोष्टक में हो जाएगा k-6 इक्वल टू 0। तो यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा -6 और k का वैल्यू आ जाएगा +6। तो यहां से ये निकलकर ये +- एक साथ लिख दिया गया। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आप तुरंत कर देंगे, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, तो k का वैल्यू ये आ गया। अब k का वैल्यू +- दोनों आया है, इसमें से सही कौन है, तो इसका वैल्यू इसमें रख के देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम 6 पहले पॉजिटिव लेते हैं, तो यहां पर रखेंगे 6 को, तो क्या हो जाएगा, हम रख देते हैं सीधे भाई, नहीं तो इस तरह से रख दिए, और यहां पे क्या कर दिए 3/6 कर दीजिए, 3/6 कर दिए। तो यहां पर देखिए दिया है k भी 6 है, और माइनस में 3 दिया है, और बटे में क्या है 6 दिया है। तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाता है, 6 कम 6, 6 दूना 12, 1/2 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया। इधर भी देखिए घटाएंगे तो 3 ही हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इस तरह से हो गया ना। तो बस आप इसको हटा देते हैं, कहेंगे अतः k = 6,
क्योंकि 6 1 2 3 को संतुष्ट करता है, ठीक है ना, 1 2 तथा 3 को संतुष्ट करता है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। बस आपके जो नंबर होंगे फिक्स हो जाएंगे और ये आपका क्वेश्चन इस तरह से हल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने की बहुत सारी चांसेस हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखते हैं क्या है। ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 कोई हल नहीं रखता। मतलब ये दोनों जो समीकरण हैं कोई हल नहीं रखते, मतलब ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर चले गए हैं, ठीक है ना, कहीं पर टच नहीं करते। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यहां पे नॉट इक्वल टू रहेगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों के x और y के गुणांकों को तुलना इसके बटे में रख देंगे, इसके इस समीकरण के, अगर इसका अनुपात इन दोनों बराबर हो के यहाँ पे बराबर नहीं होता है तो मतलब उस समीकरण का कोई हल नहीं है। इस बात को आप यहां से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या दे दिया है, ग्राफीय विधि से, तो यहां से हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर यहां से करना होता क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता, लेकिन हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम ग्राफीय विधि में क्या देखते हैं, तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण क्या है भाई, हमें समीकरण क्या दे दिया है, 2x + 4y = 10, ये हमारा समीकरण 1 हो जाता है। और यहां पर क्या दे दिया, 3x + 6y = 12, ये समीकरण हमारा 2 हो जाता है, ठीक। तो समीकरण एक देखिए, ग्राफीय विधि से ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट ज्ञात करना होता है, तो हम सबसे पहले पॉइंट ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण 1 के लिए देखते हैं, समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए y बराबर निकालते हैं हम, क्या हो जाएगा 4y = 2x को इधर लेके जाएंगे तो 10 - 2x हो गया, और y = क्या हो जाएगा 10 - 2x/4, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पे x की वैल्यू, यहां पे y = क्या है 10 - 2x/4। तो ग्राफ बनाना कब आसान होता है, जब वैल्यू भिन्न में ना दी गई हो, जब वैल्यू भिन्न में ना हो। तो आपको x का मान ऐसा चूज करना है, ऐसा x का मान रखना है जिससे y का वैल्यू क्या आ जाए, भिन्न में ना आए। तो x का मान हम यहाँ पे अगर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे x का मान अगर हम 1 ले लेंगे तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 10 - 2 × 1/4, तो निकल कर क्या आ जाएगा 10 - 2/4 आ जाएगा 8/4, यहां से क्या आ गया 2, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप बस देखकर कर सकते हैं, ठीक है। यहां से ये निकल गया, जब x का वैल्यू 1 कर दिया तो 2 आ गया। अब देखिए क्या कर देते हैं, अगर हम x का वैल्यू माइनस में 1 कर दें तो माइनस माइनस करके प्लस कर देगा। दिखाते हैं किस तरह से, 10 ये हो गया गुणे में क्या माइनस में 1 बटे में क्या 4। अब ये 10 है और यहां पे देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस में गुणा होकर हो जाएगा प्लस, तो 10 + 2 बटे में 4, 12/4 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो जब यहां पे वैल्यू को हम x का वैल्यू क्या लेते हैं माइनस में 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाता है 3, ठीक, क्लियर हुआ। तो इसको मिटा देते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से। अब जब हम x लिए 1 तो y का वैल्यू क्या आया 2, तो क्या हो जाएगा 1, 2 एक बिंदु हो गया। और जब हमारा x क्या था -1 तो y का वैल्यू क्या आ गया था 3, ठीक, क्लियर हुआ। अब हम देखिए समीकरण 1 के लिए हमने 2 बिंदु निकाल लिया, अब समीकरण b के लिए निकालते हैं। समीकरण 2 के लिए हमने भी बोला था क्या, समीकरण 2 के लिए
यहां पर देखिए क्या कर देंगे, 6y इक्वल टू क्या दे दिया है 12, और इसको इधर लेके जाइए माइनस में 3x हो गया। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे में क्या 6। ठीक, क्लियर हुआ। तो फिर हम इसको ऐसे बना लेते हैं, यहां पे हमारा x क्या हो गया, और यहां पे y इक्वल टू क्या दे दिया है 12 माइनस 3x बटे 6। ठीक, तो x का वैल्यू आप क्या लीजिए, x का वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है ना, x का वैल्यू आप अगर 2 ले लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 12 माइनस 6 बटा 6 तो मतलब 6 बटा 6 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पे करके दिखा देते हैं हम, 3 गुने 2 बटा क्या दिया है 6, तो यहां से क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 बटे 6, तो 6 बटे 6 क्या आ गया 1। तो जब x का वैल्यू हम 1 ले लिए तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, अब देखते हैं हम दूसरे को, नहीं यार गड़बड़ कर दिए, यहां पे हमने 2 लिया है x का वैल्यू। ठीक है ना, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, तो यहां पे दूसरा पॉइंट क्या है, अब सोचिए भाई y का वैल्यू क्या ले लें कि x का वैल्यू कुछ पूर्णांक ही आ जाए। ठीक है, तो सोचिए इस यहां पर हम क्या लग से, एक बार 2 लिए तो 1 आ गया, अब यहां पर क्या ले लें, अगर 1 ले लेंगे आप, अगर x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो यहां पे आएगा 9, तो 9 बटा 6 कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से गड़बड़ हो जाएगा, तो अब यहां पे आप क्या ले लेंगे, यहां पे आप ले लीजिए क्या माइनस में 2, क्या लेंगे माइनस में 2, तो जब माइनस में 2 लेंगे, तो जब माइनस में 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कर देगा, 12 माइनस में 2, अरे क्या दिया 12 दिया है, माइनस में 3 दे दिया, गुणे में क्या है माइनस में 2 आप भी ले लिए, यहां पे 6 है, तो 12 प्लस यहां पे गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 हो गया, तो क्या हो जाएगा 12 6 कितना होता है 18, 18 बटे 6 कितना आ गया 3, और जब इसका वैल्यू आप माइनस में 2 लिए तो इसका वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, वो भी प्लस में। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो हमें यहां से ये पॉइंट 2 मिल गया, तो यहां से क्या निकल के आया, जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू 1 आया, और जब हमने x का वैल्यू माइनस में 2 लिया तो y का वैल्यू 3 आया। अब देखिए ग्राफ किस तरह बनाते हैं, ये हो गया x x डैश y y डैश, तो हमें देखिए 3 तक बना लेना, अच्छे से बन जाएगा, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ये 4 ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमने कोऑर्डिनेट बना लिया है। अब यहां पर देखिए हम इस समीकरण को पहले दर्शाएंगे 1 कामा 2, 1 कामा 2 मतलब x पे 1 और y पे 2, x पे 1 चल दिए और y पे क्या 2, यहां पर देखिए हमने क्या कर दिया, y पे क्या है भाई 2 है, मतलब ये बिंदु यहां पर है। ठीक है, और दूसरा क्या है -1 और कामा 3, माइनस में 1 मतलब x पे माइनस में 1 चले गए, और क्या है 3 दे दिया है, 3 प्लस में है तो 3 हम और ऊपर जाएंगे, 3 देखिए 1 2 3, यहां पे हमारा 3 था तो यहां पे आ गए हम, ये यहां से यहां लेकर, तो ये बिंदु हमारा हो गया। तो ये एक रेखा का है, ये समीकरण जो हमारा 2x + 4y = 10 का है, तो यहां से हम क्या बना लेते हैं, इस रेखा को ड्रा कर देते हैं, ये रेखा एकदम सीधी जाती है। ये देखिए क्या हो रहा है भाई, हो गया ना, ये रेखा है, और इस रेखा का समीकरण भी आप इस पे लिख सकते हैं। अभी हम दूसरा बना ले, उसके बाद लिख देते हैं। अब इसको देखिए 2 कामा 1, इसके लिए 2 कामा 1, अब 2 देखिए x अक्ष पे 2, 1 2 हो गया, और 1 क्या चाहिए y पे, यहां पर आएगा ये बिंदु। ठीक, और -2 क्या चाहिए x पर, -2, 1 2, ये क्या हो गया 1 2, ये हो गया,
और 3 क्या चाहिए y पर, 1 2 3 हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम इधर लेके आते हैं, यहां पर आएगा और इसको यहां पे मिला देते हैं, ठीक है ना, इसको यहां पर मिला दिए। अब देखिए ये दोनों एक रेखा के बिंदु हैं, ये दोनों एक रेखा के बिंदु हैं, तो इन दोनों को हम मिला देते हैं। चला गया ना। अब देखिए हम दोनों रेखा के समीकरणों को लिख लेते हैं। ये पहला वाला किसका था, इसका था, तो लिख देते हैं 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, और इस पे कितना दिया है 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। ठीक, तो अब देखिए कोई हल नहीं है, हमने दिखा दिया। क्यों, कोई भी हल होने के लिए क्या होती है, रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या उस पर लेट के जाती हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर गई हैं, क्या ये कहीं पे टच करेंगी, कभी नहीं टच कर सकती, और जब टच नहीं कर सकती तो कोई हल हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्या कह देंगे भाई, यहां पर आप बिंदु को भी लिख सकते हैं पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहां पर नहीं लिखे, ठीक, जगह कम है। तो ये दोनों हमने रेखाओं को दर्शा दिया कि दोनों एक दूसरे के समांतर चले गए, तो बस हमें जो कहा था क्वेश्चन हमने सिद्ध कर दिया। तो क्या कहेंगे, दिखाए गए या दर्शाए गए ग्राफ में दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्लियर हुई बात, ऐसे लिखकर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन से हार्ड ग्राफ में क्वेश्चन कोई आ ही नहीं सकता। यही ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, बाकी तो ग्राफ में इससे अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसको आप इंपॉर्टेंट में एकदम समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो यहाँ पे जितने हैं दोस्तों सभी अपने आप में जबरदस्त हैं और एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन ये समझिए आप इसे हल कर ले गए तो इस ग्राफ में कोई क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें आप बचेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, रैखिक युगपत समीकरणों 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 तथा x प्लस 2i इक्वल टू 13 को ग्राफ खींचकर हल कीजिए। ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ग्राफ खींचकर बस इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। फिर इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इतना कर लीजिए, उसके बाद में इसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो हमें समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या दिया, x प्लस 2y इक्वल टू 13, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। यहां से समीकरण 1 के लिए लिखेंगे, बस आपको पॉइंट निकालना है, ग्राफ बनाना है। समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहां से आप क्या लिख देंगे, यहां से देखिए 2x माइनस 1 इक्वल टू वाई, इस y को इधर लेके गए, 1 को इधर लेके आए, इस तरह से बन गया, ठीक है ना। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2x माइनस 1, ये हो गया। तो जैसे हमने अभी अभी करवाया उसी तरह आपको करना, यहां पे x लिख लीजिए, y हमारा क्या है 2x माइनस में 1, ठीक। तो x का वैल्यू, या फिर इसको हटाइए, ये सब करना छोड़िए, यहां से लिखते हैं यदि x का वैल्यू क्या हो जाता है 0, जब आप x की वैल्यू क्या रख देते हैं 0, तो जब x की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 रखने के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या 1। क्लियर नहीं दिख रहा है, ये वो क्लियर हम, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा, ये पोर्शन क्या बच जाएगा माइनस में 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस में 1। उसके बाद में यदि x इक्वल टू क्या कर दे 1 कर दे, यदि x इक्वल टू क्या कर दिए 1, तब क्या आ रहा है, तब ये 1 हो गया, मतलब 2 और माइनस में 1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1।
जब ये 1 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर लिखिए क्या, यदि x इज इक्वल टू, यहां पर क्या ले लीजिए भाई, अब की बात 2 ले लीजिए। ठीक, तो जब 2 ले लेंगे, x इक्वल टू 2 ले लिए, तब क्या आ जाएगा y, यहां पर 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में 1 क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा। यहां पे y इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, जब हमने x को रखा, यहां पे हम लिख देते हैं बिंदु ए या बिंदु, बिंदुएं हमारी क्या है, समीकरण 1 की बिंदु है ये सब। जब हमने x लिया तो माइनस में 1, जब हमने 0 लिया तो माइनस में 1 आ गया, और जब हमने 1 लिया, x का मान जब हमने 1 लिया तो क्या आ गया, 1 आ गया, और जब x का मान हमने 2 लिया तो 3 आ गया। ये हमारे 1 की बिंदु हो गई। अब हम आते हैं दूसरी पर। क्वेश्चन अभी देखिए एकदम हलवा बन जाएगा। ग्राफ के क्वेश्चन में इसके बाद आप डरेंगे नहीं, और इस क्लास को देखिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, और हाँ, अगर मजा आ रहा हो तो अपने दोस्त को भी इस मजे से वाकिफ कराइए, अकेले मत लीजिए। ठीक है ना। तो समीकरण 2 के लिए क्या कर देते हैं, समीकरण 2 के लिए, ठीक, यहां से देखिए ये y के गुणे में 2 है, तो हम इसको कर देते हैं। ठीक है ना, x इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा, 2y, क्योंकि हमें बटे में नहीं लाना है। x का वैल्यू, y का वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो x भिन्न में नहीं आ सकता। ठीक, जब तक कि x का y का वैल्यू आप भिन्न में नहीं रखते। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब यहां से लिखिए, यदि x का वैल्यू आप क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, तो जब y का वैल्यू क्या रख दिए, 0, तब क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, जब ये 0 हो जाएगा, यहां पे गुणा हुआ 0 का, तो ये खत्म, क्या बच जाएगा, 13। और जब y का वैल्यू क्या रख दें हम, y का वैल्यू मान लीजिए 4 रख देते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 माइनस 13 क्या हो जाएगा, मतलब 13 माइनस 8 कितना निकल कर आएगा, 5। तो इसको हम रख देते हैं 4, तो 4 दूना 8 हुआ, यहां पर देख लेते हैं क्या है, 2 गुणे 4, 4 दूना 8 हो गया। अब इससे घटाएंगे कितना बच जाएगा, 5। तो यहां पर हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5। ठीक है ना। y इक्वल टू क्या रख लेते हैं, अब की बार हम अगर 6 रख लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू थोड़ा छोटा करना है। अगर यहां पे कुछ वैल्यू बड़ा लेंगे तो बड़ा आएगा, हमें बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर आप बनाना पड़ जाएगा तो हमें आंसर जल्दी से जल्दी निकालना है थोड़ा छोटा करके, नहीं तो वैल्यू जब बड़े रहेंगे तो हमारा ग्राफ का जो लाइन होगा, नंबर लाइन, वो भी बड़ा चल जाएगा। ठीक है ना। इसलिए हम वैल्यू थोड़ा इस तरह से ले रहे हैं कि ये हो जाए, ये छोटा हो जाए x। ठीक है ना। तो क्या ले रहे हैं, अब की बार ले लेते हैं 6, तो 6 गुना हो जाएगा 12, तो देखिए 13 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 1, तो x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे अब अच्छे से, तो y का वैल्यू जब हमने y का वैल्यू 0 ले लिया, तो देखिए 13 को हम पहले लिख देते हैं और y को क्या लिख दिए, 0। ठीक है, और यहां पे x को पहले लिखा जाता है, 5 को यहां पे रख लिया, 4 को यहां पर रख लिया। x को पहले लिखते हैं तो इसको भी ऐसे कर लिया। ये हमारे 3 बिंदुएं हो गई, इसको भी बिंदु इतना करके लिख लेंगे। अब हमारा यहां पे ग्राफ बना दें, यहां छोटा छोटा कर दे ताकि सवाल करने में हम लोगों को मजा आए। उसके बाद क्या है, 4,5 और 6, अरे 1,6 है, 1,6 यही है ना। यहां पर देखिए गड़बड़ हुआ, यहां पर गड़बड़ हुआ। पहले 5 को लिखेंगे, उसके बाद 4 को लिखेंगे। ठीक है ना। यहां पर 5 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, और यहां पर पहले 13 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, और ऐसे यहां पे पहले 1 को, फिर 6 को। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब हम ग्राफ पर आ जाते हैं। इतने में हो पाएगा क्या, कोशिश करते हैं।
अब ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको ग्राफ में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती, अगर आप जरा भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक नहीं, हमें 13 तक लेकर जाना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए थोड़ा सा, तो ताकि ग्राफ बहुत ही क्लियरली बन सके। आपका नोट हो गया होगा, ये हमारे बिंदु हो गए, हमने इसको एक साइड कर लिया। ठीक, अब हम देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट को बना लेंगे। ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई वाई डैश हो गया, एक्स एक्स डैश हो गया। ठीक है ना। इसको देखिए बड़ा जब बन जाता है तो समझिए एकदम मजा ही आ जाएगा, सारी चीजें आपको क्लियर दिखेंगी। इस पे हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इससे भी कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कर लिया। ठीक है ना। अब हमने इस तरह से बना लिया। अब देखिए हमें बस पॉइंट को स्थापित करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके गया है, इधर भी, इधर माइनस होता, इधर माइनस होता। इस बात को आप समझते होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आप एक बार तो इसे पढ़ चुके हैं। अब देखिए समीकरण 1 के सभी बिंदुओं को हम रखते हैं 0, -1। 0 क्या है, 0 तो x अक्ष पे रहता है। जब x का मान 0 है मतलब ये y अक्ष पे कहीं ना कहीं है, और 1 -1 मतलब y का क्या रहेगा, ये हमारा मूल बिंदु है। y पे ये यहाँ पे माइनस है, इधर ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर क्या हो गया माइनस में था। तो ये हमारा जो बिंदु है, ये बिंदु क्या आ गया, ये हो गया। ठीक, एक बिंदु बन गया। अब दूसरा हमारा क्या 1, 1 मतलब x पे 1 y पे 1, दोनों को यहां पे लाके मिला देंगे। समझ में आया ना। और तीसरा क्या है 2, 3। x पे कितना 2, ये 2 हो गया, और y पे कितना 3, 1 2 3। ये हमारा हो गया। ठीक, तो इसको हम क्या कर दें, आपस में मिला दें। ये थोड़ा पोजीशन गड़बड़ हो गया, इस तरह से है। ठीक है ना। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहां पे थोड़ा दूर हो गया है। ये ऐसे करके रेखा चला गया। आप इसके बिंदु को लिख सकते हैं, लेकिन अभी देखिए आप समझ ही रहे हैं कि क्या है, ये 0, -1 है, और ये क्या है, ये है 1, 1 है, और ये क्या है 2, 3 है। ठीक, हमारा बन गया ये रेखा। इस रेखा का समीकरण भी इस पे रख देते हैं, क्या है 2x प्लस माइनस में y इक्वल टू 1। ठीक है। अब हम दूसरे रेखा पर आते हैं, दूसरे बिंदु पे। तो 13, 0 दिया है, तो y अक्ष पे 13, तो हमने गिना है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारा 13 है, तो 13, 0 हो गया ये बिंदु। ठीक, अब दूसरे को हम लिखेंगे 5, 4 को खोजेंगे। देखिए 5 पहले है, तो x पे 5 गिनी, 1 2 3 4 5, इस पे हमने टिक कर दिया, ये है। और y पे कितना 4, यहां पर देखिए 1 2 3 4 हो गया ना 4। अब इसको ऐसे ले जाके, कहां था, यही था ना, यहां पे बिंदु मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखिए इसको खोजिए 1, 6 को। x पे कितना 1 और 6 पे कितना y, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारा क्या हो गया, ये हो रहा है। 1 हमारा यहां पे, 1 हमारा यहां पे आ रहा है। आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक, तो इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। इन सभी तीनों रेखाओं को मिला देंगे आपस में।
तो ये दोनों रेखाएं कहीं पे काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं? ये दोनों रेखाएं आपस में एक जगह पे काट रही हैं, तो इसका कोई हल होगा। देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 13। इस समीकरण का हल है। अब हम सभी बिंदुओं को लिख लेते हैं। ये क्या है? ये जो हमारा है 5,4 दिया है ये बिंदु जो है, और ये बिंदु क्या है 1,6 दिया है, 1,6 है। ठीक, तो अब यहां पर आपको खोजना है क्या? ये दोनों रेखाएं जहां पर काटी हैं उस बिंदु का आपको मान निकालना है, और वो भी ग्राफीय विधि से। तो हम यहां पर जो किए हैं, ठीक है ना, यहां पे थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन जब आप कॉपी में स्केल से बनाएंगे तो सारी चीजें एक्यूरेट आएंगी। तो यहां पर हम गिनते हैं 1 2 3, 3 पे देखिए ये इस तरह से आया, और यहां से गिनते हैं 1 2 3 4, 4 पे आया, लेकिन वास्तव में ये 5 पे आता अगर देखते। नहीं नहीं, 1 2 3 4 5, ये क्या है 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 पे आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो इसका बिंदु हमें लिखना हो, 1 2 3 यहां पे हो रहा है, 5 यहां पे हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3,5। तो ये बिंदु कहां पे काट रही है? इसको अगर हम मान ले R, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 बिंदु R, R का वैल्यू क्या है 3,5 पर मिलती हैं, अतः समीकरण का हल 3,5 है। या फिर आप लिख लीजिए समीकरण का हल x इक्वल टू क्या है 3, y इक्वल टू क्या है 5 है। इस तरह से आपका ये जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन बोला है रैखिक यहां तक कि ग्राफ खींचकर हल कीजिए, तो हमने ग्राफ खींचकर हल कर दिया कि 3,5 आ गए। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? एक बात, एक सवाल क्लियर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमें लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे दोबारा क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अब आते हैं क्या, इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों जो रेखाएं हमारी गई हैं और ये y अक्ष से जो त्रिभुज बना रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है कि ये जो त्रिभुज बन गया ऐसे करके त्रिभुज की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो त्रिभुज के निर्देशांक पूछ रहा है। तो क्या कर देंगे, यहां पर देखिए ये जहां पे काटा है y अक्ष को, यहां पे 0 -1 तो आपको पता ही पता है, लेकिन यहां पर जो है, यहां पर, ठीक है ना, ये यहां पर क्या काटा, यहां तक क्या है 6 है, ये हमारा 5 था, यहां से गिन ले 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर इसका वैल्यू क्या था 6, और ये आधे पर काटा है, तो यहां पे क्या हो जाता 6.5, और दूसरा क्या हमारा 1, यहां पे 6.5 पर काटा है, उसके बाद में 0 हो जाएगा। ठीक है ना, y अक्ष पर है इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर हो जाएगा 0, 6.5 को आप भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, 6.5 को बटे में क्या कर देंगे 10। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर गुणे में 10 करेंगे नीचे 10 करेंगे तो 65 बटे क्या आता है 10, तो 13 पचे क्या हो जाता है 65, 5 दूना 10, तो 13/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर लिख देंगे 13/2, ये हमारा एक आ गया, इसको बीचों बीच में काट रहा है इसलिए 13/2 पे ये काटा। ये चीज समझ में आया। और जो y अक्ष पे है तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, अपने आप 0 हो जाता है। ऐसे यहां पर भी हुआ, ऐसे यहां पर भी हुआ। तो कहेंगे जो समीकरण 1 2 तथा y अक्ष के साथ बने त्रिभुज के निर्देशांक यहीं पे लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2
तथा y अक्ष के साथ बने त्रिभुज कि क्या पूछा है, निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक। लिख लीजिए सबको, 0,13/2। दूसरा क्या है यहां पर 3,5 और तीसरा क्या है 0,-1। ये देखिए सवाल हमारा पूरा हल हो चुका। ये सवाल हल्के में मत लीजिएगा, ये सवाल 8 नंबर का है। अगर आया तो आपको 8 नंबर दे जाएगा, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई चीज ऐसा रह जाए जो कि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इस सवाल को क्लियर कर दूंगा। और ये जो बीजगणित पोर्शन है इससे 18 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आज 2 चर वाले रैखिक समीकरण को करवा रहा हूं, अगले लेक्चर में द्विघात समीकरण को करवाऊंगा, तो सब मिला के 18 नंबर के क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से ये क्वेश्चन पूरी की पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें बताएंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब उधर हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे, अब इधर समझिए कि हलवा वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे विलोपन, विस्थापन, ब्रज गुणनखंड और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही आसान, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमें 2 समीकरण दे दिया, तो दिया क्या है हमें 2 रैखिक समीकरण दे दिया। तो हम क्या कर देते हैं, x + 2y = 19 है, इसको समीकरण 1 बना दिए, और -x + 2y = क्या दे दिया 1, इसको समीकरण 2 बना दिए। तो इसको देखिए हमें 3 विधि से हल कर सकते हैं, ब्रज गुणनखंड विधि, विस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो हम इसको ब्रज गुणन क्या कहते हैं, विस्थापन विधि से हल करते हैं आगे, और दोनों विधियों को भी हल कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो क्लियर हो जाएंगे। तो क्या कर लेते हैं, यहां से देखिए हम x का मान रख लेते हैं, x = इसको इधर लेके जाइए, 1 को इधर ले आइए, तो 2y माइनस में क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। तो कहेंगे क्या, x का मान, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने बोलिए, क्योंकि प्रतिस्थापन बोलना, प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर होगा वो भी सही रहेगा, लेकिन प्रतिस्थापन लगा रहे हैं तो थोड़ा फील तो आना ही चाहिए ना, फीलिंग की वजह से इसको हम लगा दिए, ठीक, प्रतिस्थापित करने पर। तो x का मान इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, तो x के स्थान पे आप इतना रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2y - 1 = अरे इक्वल टू नहीं, यहां पे प्लस दिया है, प्लस में 2y = क्या दे दिया 19, ठीक। तो यहां से देखिए 2y क्या हो जाएंगे 4y हो गए, और यहां पे -1 को इधर लेके जाएंगे तो 19 प्लस में 1 हो जाएगा, 4y = क्या हो गए 20 हो गया। यहां से y = क्या होगा 20/4 आ गया, y = यहां से क्या आ जाएगा 5, तो y का वैल्यू 5 आ गया। कहेंगे y का मान समीकरण 2 में या समीकरण 1 में किसी में भी रख सकते हैं, तो लिख देते हैं y का मान समीकरण, जैसा कि हमें फील देना है, ठीक है ना, 2 में प्रतिस्थापित करने पे, ठीक। तो इसका मान इसमें जब प्रतिस्थापित कर देंगे तो -x है, प्लस ये देखिए 2 गुणे क्या हो जाएगा 5, y का वैल्यू 5 है ना, और =1, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा x प्लस यहां पे 5 दूना कितना हो जाता है 10 =1। तो x को आप इधर लेके चले जाइए, 1 को इधर लेके चले आइए, तो क्या हो जाएगा 10 - 1, और x क्या हो जाएगा प्लस, तो x = क्या आ गया 9,
समझ में आई सारी चीजें। तो x तथा y का मान क्या आ गया 9 और 5, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया। बहुत ही चिंदी सवाल है, अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो समझिए आपके लिए ये क्लास किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म को बृहज्गुणनखंड विधि से हल कीजिए। समीकरण हमें दे दिया है। अभी तक आप बृहज्गुणनखंड विधि से डर रहे होंगे, लेकिन आज ऐसा बताऊंगा कि हलवा बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, क्या हमें 2 समीकरण दे दिया है, ठीक है ना। तो हल में लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, दिया है क्या 2x प्लस y इक्वल टू 5, समीकरण 1 हो गया। नहीं, इसको समीकरण 1 मत बनाइए। माइनस में 5 इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो गया। और इसको क्या ले लेंगे, 3x प्लस 2y माइनस में 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 हो गया। ये एग्जाम का टाइम है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही लगन से सारी चीजों को पढ़िए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें और जो आपके सपने हैं उसको पूरा कर सकें। इस समय अगर लापरवाही करेंगे तो समझिए पूरा का पूरा सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 2 हम यहां पे से बना लिए, ठीक। तो लिखेंगे दी गई समीकरणों को, दी गई समीकरणों का या की तुलना मानक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर ये हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए एकदम हलवा बन जाएगा। तो जब तुलना करेंगे तो आपको मैं सिखा चुका हूं, आप एकदम होशियार हो चुके हैं। a1 में क्या आ जाएगा 2 और v1 में क्या आ जाएगा 1। y के बगल में 1 छिपा रहता है, ये पता है ना, किसी भी चर के पास 1 रहता है, कोई भी अंक हो। तो यहां पर देखिए इसके पास 1 छिपा है इसके अंदर, तो इसलिए b1 इक्वल टू हम 1 कर दिए। और जब यहाँ पे c1 की बारी आई तो माइनस में 5 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस में 8। इस तरह से हो गया। तो बृहज्गुणनखंड विधि का आप कभी सूत्र याद करने की बाबू कोशिश मत करना, मैं बताता हूं सूत्र कैसे बनता है। आपको यक्स लिखना होता है, फिर क्या करना है, यक्स का गुणांक यहीं पर था ना, तो ये इस सभी को छोड़ देंगे, इसको पूरे को छोड़ेंगे, इधर देखेंगे, ठीक है ना। तो जब c2 का गुणा b1 में करेंगे तो इसको लिख देंगे b1 इंटू c2, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बीच में माइनस लग जाएगा। जब इधर के गुणा इसमें करते हैं तो माइनस लग जाता है, तो क्या हो जाता है b2 इंटू c21, मतलब इंटू c2, ठीक है ना। यहां से ये तो काला नीला पीला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे हम लेते हैं y, लेकिन y को क्या कर देते हैं, बस एक चीज ध्यान रखना, y को हम क्या रख लेंगे माइनस में, y को ले लेंगे माइनस में। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर यहां पर हम y में क्या है b के गुणांक थे, इसको छोड़ दिए, ठीक। और जब इसका गुणा इसमें करते हैं तो देखिए c2 का गुणा a1 में हो जाएगा, तो a1 इंटू c2, फिर देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में बीच लेने लग जाएगा a2 इंटू c1, इस तरह से आ गया। और जब ये जो होता है अचर पद, इसके स्थान पे क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक। तो यहां की जो वैल्यू इसको छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको सूत्र बता रहा हूं कैसे आता है, रटना नहीं है आपको सूत्र, इसको हटा दिए। अब यहां से देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा a1, ठीक, a1 इंटू b2, और इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में a2 इंटू b1। इस तरह से आपका सूत्र आपके सामने रेडी हो चुका है। यही सूत्र है, इसी पे सारे सवाल लग जाते हैं। तो आप कभी इसे भी नहीं आपको याद करना है,
ठीक है ना। आप ऐसे लिखने के बाद इसको आसानी से लिख सकते हैं, यह ब्रज गुणनखंड विधि का सूत्र है। ठीक है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ब्रज गुणनखंड विधि लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, ये सूत्र लिखेंगे, सूत्र पर भी नंबर मिल जाता है स्टेप मार्किंग में। इतना कर लेंगे आसानी से, आपको याद कुछ नहीं करना है, जैसे बताया उसी तरह। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहां पर भी आपको कुछ करना नहीं है, इसका बॉर्डर कर दिया। अब देखते हैं किस तरह से करना है, बस यही कर लेना है, यक्स को लिख लेना है। अगर हम बार बार इसको यक्स a1 b1 को मिलाऊंगा तो इसी में बजा रह जाऊंगा। बस आपको करना है यक्स, तो यक्स के पोर्शन में ये आता है, ठीक है ना। तो इसको यहां से देखते हैं, बस इसका गुणा इसमें कर दीजिए, -8 का गुणा किसमें हो गया, 1 में हो गया, और इसका गुणा कितने हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो यहां पे क्या आता बाबू माइनस, और पहले से क्या है यहाँ पे 2, और गुणे में क्या है माइनस में 5, तो कोष्टक में क्या कर लिए माइनस में 5, ठीक। और बराबर में क्या होता है माइनस में y लगाते हैं। बस ये एक चीज ध्यान रखेंगे कि y को हमेशा माइनस में रख देते हैं। तो जब y को लिख रहे हैं तो इतना हटा देंगे, इन सब की बात आएगी, जो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो गया -8 गुणे 2, ठीक। और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो बीच पहले से माइनस लगा होता है, माइनस गुणे में क्या है 5 माइनस में है, तो कोष्टक में हम 5 कर दिए, और इक्वल टू क्या होता है 1 अपान क्या आ जाएगा, देखिए जब इसकी बात करेंगे, इसको इसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो इसको छोड़ेंगे, इन दोनों की बात करेंगे, तो यहां से देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 गुणे 2 हो गया, माइनस लगाते हैं, यहां पे 3 एकम 3, तो 3 गुणे 1 हो गया। अब देखिए हम लोगों को बस सॉल्व करना है, यहां से देखिए ये माइनस में 8 हो गया, और यहां पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस, प्लस में कितना हो गया 10, माइनस में y है इक्वल टू में, तो कर लेते हैं, 8 दूना कितना 16 हो गया, माइनस में 16, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस में कितना हो गया 15, और यहां पर देखते हैं 1 आ गया, यहां पे देखिए 2 दूना 4 हो गया, यहां पे 3, तो 4 माइनस 1, तो यहां से क्या आ जाते हैं 8, 10 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2, इज इक्वल टू माइनस वाई दिया है, और यहां पे घटाएंगे क्या हो जाएगा 1, वो भी माइनस में, और यहां पर क्या आ जाएगा, अरे यहां पर क्या था माइनस में 3, तो यहां पर आ गया 1, ठीक। तो हम इस तरह से लिख लिए, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहीं पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको मिटा दें, लेकिन अभी आप लिखे रहिए। तो अब यक्स का मान निकालना है, तो इसके साथ लेंगे, तो यक्स बटे 2 दिया है, 1 दे दिया है, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा यक्स इक्वल टू 2 आ गया, क्लियर हुआ। और y इक्वल टू निकालना है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो y इक्वल टू क्या दे दिया है 1, ये तो क्लियरली ऐसे हो गया, ठीक है ना। जब y बटे 1 इक्वल टू 1 बटे 1 क्या आ गया, y इक्वल टू 1, यहां से x y का मान आसानी से निकल गया, और समझिए कि सारे सवाल वर्गखंड में आप हलवे की तरह इसे खा जाएंगे, ठीक है ना। सारी चीजें क्लियर हुई ना, तो इसे नोट कर लीजिए। तो आपके सामने क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो अभी ये जो समीकरण युग्म में दिख रहे हैं, क्या ये रैखिक समीकरण युग्म में दिख रहे हैं, रैखिक समीकरण में 2 चर दिखते हैं, सिंपल उस पर किसी प्रकार का घात नहीं होता, ना ही कोई पावर होता है। लेकिन यहां पर देखिए मैंने क्या कह दिया, ना ही कोई घात होता है ना ही कोई पावर होता है, पर ऐसा कुछ नहीं बाबू, सब पे घात 1 होता है, ठीक है ना। रैखिक समीकरण में सबके घात 1 होता है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो यहां पर देखिए कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, बटे में एक्स वाई दिख रहा है, बटे में एक्स वाई दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। रैखिक समीकरण टाइप नहीं दिख रहा है, तो इसको रैखिक समीकरण टाइप बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखिए इसको हम अच्छे रूप में कर लेंगे, तो क्या 7x माइनस 2y दिया है, अपान में x y इक्वल टू 5 दिया। तो आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y अपान एक्स वाई इक्वल टू 5। तो यहां से क्या निकल कर आ जाता है, यहां से देखिए x x कैंसिल होकर आ जाएगा 7 अपान y, माइनस में यहां पे y y कैंसिल हो जाएगा 2 अपान x, उसके बाद में 5 आ गया, ठीक। यहां से हमारा दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है 8x
प्लस 7y अपान यक्स वाई इक्वल टू 15 है। दोनों को अलग अलग करेंगे तो 8x बटे यक्स वाई आ गया, प्लस में 7y बटे यक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया 15। यहां से देखिए एक्स कैंसिल हो जाएगा, y अपान 8 अपान वाई हो गया, प्लस में 8 अपान वाई, प्लस में क्या आ गया देखिए y y कैंसिल हो गया, तो 7 अपान यक्स इक्वल टू क्या आ गया 15। अब हम यहां पर इसको रैखिक समीकरण में कैसे बदलें, चिंता की विषय है भाई, कैसे बदलें नहीं समझ में आ रहा ना। लेकिन 1 बटे यहां पर देखिए 8 बटे वाई दिया है, यहां पर 7 बटे एक्स दिया है, और यहां पर भी ऐसे 7 बटे वाई दे दिया और 2 बटे एक्स दे दिया। तो यहां पर देखिए 1 बटे वाई है, यहां पर भी अगर देखा जाए तो उसमें 1 बटे वाई का गुणा हुआ है, यहां पर 1 बटे एक्स का गुणा हुआ है, यहां पर 1 बटे एक्स का गुणा हुआ है। तो कहे तो हम यहां पर देखिए एक चीज मान लेंगे, हमारा यहीं पे समझिए यहीं से क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाता है। जैसे हम कह लेते हैं एक माना, क्या लिखेंगे माना u इज इक्वल टू 1 अपान यक्स तथा v इज इक्वल टू 1 अपान वाई। तो अब u और v का वैल्यू जब इन दोनों में रखेंगे, ठीक है ना, तो इसको हम समीकरण 1 बनाते हैं, इसको समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में 1 अपान यक्स तथा 1 अपान वाई का मान रखने पर, तो अभी तो 1 अपान एक्स 1 अपान वाई का मान u है ना, 1 अपान एक्स का मान मतलब u है, यहां पर भी है, इतना समझ पा रहे हैं ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 7 और यहां पे देखिए y दे दिया, तो 7y हो गया, माइनस में क्या किया 2 बटे एक्स है, तो यहां पे देखिए u दे दिया, तो क्या हो गया 2u बराबर क्या 5। ठीक हुआ ना। अब यहां पर आप देखेंगे ये हमारा क्या हो गया समीकरण 3 हो गया, और यहां पर देखिए यहां पर क्या हो गया 8, हमने क्या माना था v माना था, 8v हो गया, प्लस में 7 और 1 अपान एक्स को क्या माना था u माना था, u हो गया इक्वल टू क्या 15। इसको हम समीकरण 4 कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए इन दोनों समीकरण को कैसे काटा जा सकता है, विलोपन विधि से ही हल करेंगे, बहुत आसान कर देता है। यहां पर देखिए 7 दिया है ना, तो 7 समीकरण 2 में हम क्या करते 4 में 2 का गुणा कर दे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 का गुणा कर दे 7 दूना 14 हो जाएगा, तो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर देते हैं समीकरण 1 समीकरण 3 समीकरण 3 में 7 का गुणा तथा समीकरण 4 में इसका 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना, क्लियर हुई। इस तरह से हो गया। अब देखिए गुणा जब कर दिए तो इसमें जब हम गुणा कर दिए 7 का तो कितना हो गया गुणा, थोड़ा सा और गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है ना, गुणा करके जोड़ने पर हुई बात है क्लियर। अब देखिए इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 7 सत्ते कितना आ गया 49, ये हम लोग क्या लिख दिए भाई 49 वाई कर दिए हैं, वाई था ना, तो यहाँ पे क्या था v। आप लोग भी नहीं कुछ बताते भाई, बताया करिए, थोड़ा बहुत तो हो जाता है ना। तो इसको देखिए 7 का गुणा करेंगे 49 b हो गया, और यहाँ पे माइनस में 2u, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 का गुणा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 14u इज इक्वल टू 5 है, तो 5 सत्ते कितना होता है 35,
ठीक। अब इसमें देखिए 2 का गुणा करना है समीकरण 4 में, तो 8 दूना कितना हो गया 16u, 16b, और प्लस 7 दूना कितना हो जाएगा 14u, इक्वल टू 5 दूना 15 दूना कितना होता है 30। अब दोनों को क्या करना है जोड़ना है, तो कोई चिन्ह बदलेगा है नहीं, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और इधर देखिए इधर भी हो जाएगा, अरे इधर कितना हो गया 15, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, ठीक v। और देखिए ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस ये खत्म हो गए, इन दोनों को भी जोड़ लिए तो कितना आ गए 65। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 65/65, तो यहां से आ गया 1, तो v इज इक्वल टू 1 आ गया। अब b का मान जब हम समीकरण 3 या 4 में से किसी में रख देंगे तो क्या लिख दें, v इज इक्वल टू क्या आ गया है 1। ये चीज क्लियर हो गई, तो लिख देते हैं v का मान समीकरण 4 में रखने पर, दोनों में रखेंगे तभी हो जाएगा, किसी में रख दिए रखने पर, तो हमारा ये समीकरण 4 है, v का मान हमने क्या कर दिया 1, तो 8 हो गया, और प्लस में 7u इज इक्वल टू कितना 15, तो 7u इज इक्वल टू 15 माइनस 8 आ गया। तो यहां से घटा लेंगे तो 7u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, तो यहां से भी u इज इक्वल टू कितना आएगा 1, तो u और v की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो यहां से क्या कर देंगे, यहां पे आप एक लाइन और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर अगर दिख रहा हो तो यहीं पे मैं उस लाइन को लिख देता हूं। क्या लिखेंगे, u और b का मान रखने पर, इसका मान क्या दे दिया है यहां पर देखिए, तो v बराबर क्या दिया था 1 इक्वल टू 1/x दिया, और हाँ, और v इक्वल टू क्या दे दिया 1/y इक्वल टू 1। तो यहां से क्या निकल कर आ जाता है x इक्वल टू 1, और यहां से भी क्या निकल के आएगा y इक्वल टू 1। यहां पे रखने पे सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो बताइए हमें कैसा लगा, और इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में से 1 घटा लिया जाता है, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है 1/3, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको वो भिन्न ज्ञात करना है, तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, माना अंश x, अंश इक्वल टू क्या x, तथा हर इक्वल टू y, तब भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, भिन्न हो जाएगा अंश बटे क्या होता है हर, अंश बटे हर। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। हमारी भिन्न क्या है x बटे y है, ठीक है ना। इस तरह से हमने कर लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा थ्योरी लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, प्रश्नानुसार मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं, बाकी आप थ्योरी नहीं लिखेंगे। तो ये भिन्न थी, ठीक है ना, ये भिन्न थी, इसमें से क्या घटा लिया गया 1, तो अब भिन्न कितनी हो गई इतनी। तो हम क्या कर लेते हैं, भिन्न के अंश में से घटाया गया था, तो x माइनस वाई कर लिए, अरे x माइनस 1 कर लिए, अपान में y था, और क्या दे दिया 1/3। ये हमारे क्वेश्चन में बोला, इसके आधार पे ये कर लिए। समझ में आया ना। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, यहां से हो जाएगा इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3x माइनस 3y का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसका समीकरण 1 बना दीजिए। समझ में आया क्या बाबू।
इसको आप इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो इसको समीकरण 1 बना दिया। ठीक, क्लियर हो गई ना सारी चीजें। हम आते हैं अब दूसरे पोर्शन पे, तथा के लिख के। तो इतना लिखने के बाद आप करेंगे तथा, एकदम समझिए बॉडी लैंग्वेज में हम लिखा रहे हैं, सीधे बोर्ड में ऐसे छाप देंगे तो सारी नंबर आपको ही मिल जाएगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक, तो क्या दे दिया है, वो अभिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर क्या है, y, तो x/y लिखा है, हर में क्या जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया जाता है, हर में हमने 8 जोड़ दिया। ठीक, तो अभिन्न कितनी हो गई, 1/4 हो गई। तो यहां से आप क्या कर लेंगे, यहां से गुणा कर लेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा 4x, और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y + 8। यहां से क्या हो जाएगा 4x - y = 8। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है ना, लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, 4x - y = 8। ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें से हमें किसको घटाना है, अरे हमारा ये समीकरण 2 है, हमें घटाना है समीकरण 1 को। तो 3x माइनस में y और प्लस में कितना दिया है 3, और जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 4 प्लस में है 3 माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। 8 - 3 कर देंगे, आ जाएगा 5। तो x = आ गया 5। तो x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कहां है, यहां पर है। x का मान हम यहां पर रख दिए, तो क्या आ गया 5 गुणे में क्या 3, और माइनस में क्या है y = 3। तो यहां से क्या हो गया 15 - y = 3। y को इधर ले जाइए, 3 को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा y = 15 - 3, यहां पे कितना आ गया 12। तो y = क्या आ गया 12। तो क्या लिखेंगे, अतः भिन्न। तो भिन्न क्या आ गया, अंश हमारा क्या है पाइप नहीं 5 बटे में 12। ये आपका भिन्न आपके सामने आ गया। ठीक है ना, तो इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है ना, इसको हम देखेंगे, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, वह संख्या है। तो क्या करेंगे हम, देखिए कोई संख्या है, जैसे कि हम मान लेते हैं 31, है ना, या फिर मान ले 63 ही। ठीक, तो ऐसी संख्या है, इन संख्याओं का योग कितना दे दिया है 9, ऐसी संख्या बना दिया। और इस संख्या को बाद में क्या कर रहा है, पलट रहा है। कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, उस संख्या को बाद में पलट रहे हैं, तो वो पहली संख्या से दोबारा अधिक हो जा रहा है, 27 अधिक हो जा रहा है। तो इसको हम मानते हैं, क्या कहेंगे, माना दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः x तथा y है। ठीक है ना, x तथा y है। दहाई का अंक क्या है x, और इकाई का अंक क्या है y। तो हमारा मूल संख्या क्या हो जाएगा, मूल संख्या समझ रहे हैं, मतलब जो हमारी संख्या है। दहाई का अंक क्या है
दहाइकांक है यक्स, तो 10 गुणे यक्स, और इकाइकांक क्या है y, तो हमारी मूल संख्या इतनी हो गई। कैसे? जैसे कि देखिए हम 56 लिखते हैं और कहते दहाइकांक क्या है 5, तो 5 गुणे क्या कर रहे हैं 5 गुणे आप 10 कर दीजिए, इकाइकांक क्या है 6, तो 50 + 6 को आप जोड़ेंगे 56 ही आएगा ना। इसी तरह हम इसको इस तरह से लिख दिए। क्लियर हुआ ना ये बात क्लियर होनी चाहिए इससे कि जब दहाई बोला जाता है तो उस संख्या में 10 का गुणा किया जाता है और इकाई में प्लस वो संख्या जोड़ दी जाती है। जैसे कि हम 56 को निकाल लिए, तो इसके आधार पे हम ऐसा कर दिए। ठीक, तो प्रश्नानुसार हम लिख देते हैं क्या कहता प्रश्न में, क्या संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या 27 अधिक हो जाती है। तो हम अधिक थ्योरी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। यहां पर देखिए एक चीज दिया भी है, क्या दिया है भाई? देखिए क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मतलब संख्या 2 अंकों की थी, उस संख्या के अंकों का योग, अंक क्या था? एक x था, एक y था, इनका योग कितना हो गया? 9। ये हमारा हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान भी चुके हैं। और हमारा ये दूसरा क्या है? ठीक, दूसरा क्या होता है? प्रश्नानुसार। फिर यहां पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आप क्या क्या समझाएंगे? ठीक है ना। तो बस इस संख्या को जब पलट दिया जाए, ये जो संख्या है इसको जब पलटा जाएगा तो ये y क्या हो जाएगा? दहाई बन जाएगा। जैसे कि हम अभी क्या लिखे थे 56, तो अगर हम 6 को इधर कर दे, 5 को इधर, तो अब क्या हो जाएगा? 60 + 5, इस तरह से ना। तो ये y के साथ 10 हो जाएगा, तो 10y + x, ये हो गया। संख्या के अंकों को हम परस्पर बदल दिए, तो प्राप्त संख्या, ये जो संख्या प्राप्त हुई दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। ठीक है ना। जो हमें संख्या दी गई है पहले से, उससे 27 अधिक हो जाती है। तो हमारी पहली संख्या क्या थी? 10x + y, इससे कितना अधिक? 27 अधिक हो गई। इससे 27 अधिक हुई है, इसलिए 27 में जोड़ के इसके बराबर लिख पा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहां से देखिए y को इधर ले आइए, तो 10y - y प्लस में x - 10x = 27 है। यहां से क्या आ जाएगा? 9y माइनस में 9x = 27। देखिए यहां पे भी 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी है, 3 9 27 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? y मतलब क्या कहते हैं, 9 को सभी में कॉमन लीजिए, उड़ा दीजिए, तो y - x = 3 आ गया। अब यहां से x को हम पहले लिख लेते हैं, x + y = 3। ये हमारा समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है ना। तो लिखते हैं आगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है ना। तो जोड़ देंगे समीकरण 1 और 2 को, तो x + y = 9 माइनस x + y = 3। तो जोड़ दिए, x कैंसिल हो गया, 2y, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। y = कितना आ जाएगा? 6। ठीक, y = 6 आ गया। y का वैल्यू हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर हो रही है ना सारी चीजें? इस तरह से कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? x + 6 = 9। तो x = क्या आ गया? 3। 9 - 6 कर लेंगे तो आ जाएगा 3। तो जब मूल संख्या क्या आ जाएगी यहां पे? अतः संख्या क्या आ गया बाबू? क्या आ गया संख्या? जो हमारा इकाई का अंक क्या था? x था। तो क्या करेंगे? 3 × 10 हो गया, प्लस में y क्या है हमारा? 6 है, यहां पर 6। तो यहां से हो जाएगा 30 + 6 = 36। ये हो गया। समझ पाए इस बात को? तो ये हमारा आंसर हुआ और सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल
2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल पूछ रहा है। ऐसे सवाल में आपको जरा भी नहीं घबराना है। क्या करेंगे इसके साथ, कहेंगे ऋतु की स्थिर जल में चाल क्या है, यक्स। धारा की चाल क्या है, y। और इस सबको हमने क्या है, माना है। ठीक है ना। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए अगर ऋतु नाव लेकर धारा में चल रही है, ये हमारी ऋतु बैठी है इस पे, धारा में x चाल से चल रही है, तो अगर स्थिर धारा है तो उसमें अपने चाल से केवल चलेगी। लेकिन अगर धारा भी इसी तरफ किसी अपने चाल से जा रहा है y, और ये अपने x से है, तो x y में जुड़ के x प्लस y हो जाएगा। अभी देखिए आप कभी क्या कहते हैं, नदी में तैरे हुए हैं जहां पे धारा चलता है, नदी में तो हमेशा धारा चलेगा, लेकिन आप पुल पे पोखरे में कभी तैरे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब धारा के दिशा में जाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब धारा की चाल और आपकी चाल दोनों जुड़ जाती है। और जब धारा के विपरीत में जाते हैं तो क्या बहुत मुश्किल होती है आगे बढ़ने में, तो वहां पे धारा आपके चाल में से क्या घट जाता है, मतलब जितना धारा का चाल रहेगा उतना चाल आपके चाल से घटेगा, तो आपका जो चाल बचेगा उस चाल से आप आगे बढ़ पाएंगे। इस बात से आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां पे क्या लिखते हैं, धारा के अनुकूल चाल, इसलिए धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल चाल मतलब धारा की दिशा में चाल, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ठीक, और धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इस बात को समझ पा रहे हैं, देखिए एकदम छोटो सा कॉन्सेप्ट है, इस बात को एकदम समझ गए होंगे। ठीक है ना, ये आपकी चाल है और जब धारा के उल्टा जाएंगे तो धारा अपनी चाल को घटा लेगा आपके चाल में से, तो आपके पास जो चाल बचेगा वही उसी चाल से आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि आपका चाल कितना है 5 और धारा का चाल कितना है 2, तो जब धारा के चाल के साथ जाएंगे तो 5 प्लस 2 7 किलोमीटर पर आवर के वेग से आप जाएंगे। और जब अभी उल्ट जाएंगे तो 5 माइनस 2, उल्ट जाने का मतलब कि जब धारा के विपरीत दिशा में जाए लेंगे तो यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर की दिशा में जाएंगे। ठीक है ना, और कभी कभी क्या होता है बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं तो दोनों का चाल वहीं पे हो जाता है बराबर। ठीक, तो इसलिए 0 कर देता है वो, तो आप वहीं पे रुक जाएंगे। तो इस तरह से हो गया। तो प्रश्नानुसार हम लिख देंगे सीधे, ज्यादा बकैती मत किए, बिना बकैती किए प्रश्नानुसार। तो आपको मैं समझा दूं भाई, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है ना, तो चाल ज्ञात करना है, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और समय कितना है 2, तो कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, जबकि ये हमारा चाल है। ठीक है, धारा के अनुकूल चाल दे दिया है, तो चाल हमारा कितना आ गया 10 किलोमीटर। ठीक, तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं बाबू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 बटे कितना 2, तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। इस समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या है, धारा के प्रतिकूल चाल, तो x माइनस वाई, यहां पर देखिए क्या दिया है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तब भी हमें क्या निकालना होगा, चाल ही। ठीक है ना, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय करी, तो दूरी कितना तय करी 4, और समय कितना था हमारे पास 2 घंटे, समय को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, तो यहां पे क्या आ गया 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ में दिख रहा है, देखिए पीछे के सवालों से
आसान है, लेकिन इसमें क्या, इस तरह के सवालों में नंबर अच्छा खासा मिलता है और हलवा की तरह होता है कि आसानी से खा लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 2। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे तो y y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो x का वैल्यू आप यहीं में रख देंगे, यहां पे रख दीजिए मान लीजिए। तो जब x का वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू, इक्वल टू 12 क्यों लिख रहे हैं भाई, इक्वल टू क्या है 10। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है ना, इस तरह से देखिए। कहेंगे ऋतु की स्थिर जल में चाल यक्स, कहेंगे अतः ऋतु की स्थिर दर में चाल यक्स और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इस तरह से आपको सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो साइड में जो लाइक का बटन है उसको क्लिक कीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, अब तो ब्लैक हो गया है, तो उस ब्लैक बटन को आप क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे उसको दबाकर, और अपने दोस्तों के पास इतना अधिक शेयर कीजिए कि मैं आपका तारीफ करते करते थक जाऊं। ठीक है ना, तो चलिए साथियों, जय हिंद।